नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कल जो हुआ ओवल ऑफिस में, वाइट हाउस में, और जिस तरह जेलेंस्की बगैर खाना खाए ट्रंप को खरी खोटी सुनाकर चले गए, उसके बाद दुनिया का सीन क्या है और दुनिया का सीन क्या होने वाला है। क्या अब ट्रंप की दिक्कतें बढ़ने वाली हैं? क्या जेलेंस्की इस अदावत में ट्रंप पर भारी पड़ने वाला है, या फिर यूक्रेन और जेलेंस्की दोनों बर्बाद हो जाएंगे? वो पल आ गया है जिसके बाद उन्हें बर्बाद होना है। भारत के सोशल मीडिया में ज़्यादातर लोगों की सलाह ये है कि जेलेंस्की को वहाँ कुछ बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन जेलेंस्की जैसी कि बातें हो रही हैं, शुरू से एग्रेसिव थे और वहाँ जाते समय वो बंदा जो एक फॉर्मल कपड़े पहन के, राष्ट्रपति का एक प्रोटोकॉल होता है, उसमें जाने के बजाय टी शर्ट पहन के गया हुआ था और उसी में उसने बात की और सारी बातें करके लौट आया। तो क्या जेलेंस्की के इस पूरे घटनाक्रम के बाद दुनिया बदल रही है? दुनिया बदल गई है? अगर आप एक छोटी सी नज़र 24 घंटे के घटनाक्रम पे डालें तो आपको एक तस्वीर दिखाई देती है। जो दुनिया कुछ समय पहले तक डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने तक एक जगह पे खड़ी हुई थी, उस दुनिया में हलचल खड़ी हो गई है। जो दुनिया अमेरिका और ट्रंप को सलाम करती थी, अमेरिका को ख़ास तौर पे सलाम करती थी और अमेरिका के इशारे पर चलती थी, वो दुनिया अब ट्रंप के साथ खड़ी नज़र नहीं आ रही है। और ट्रंप भी, जो अमेरिका अभी तक जेलेंस्की को सिर पर बिठाकर घूमता था, उसका संयुक्त राष्ट्र में भाषण होता था, संसद में भाषण होता था अलग अलग देशों की, उस जेलेंस्की को विलेन घोषित करने पर उतारू हुए है। कोई भी दुनिया का इंसान हो, हम हो, कोई भी हो, अचानक आप किसी व्यक्ति को एक दिन महान और दूसरे दिन गद्दार घोषित कर दें तो लोग भरोसा नहीं करेंगे। आपने एक पूरी मेहनत के बाद जेलेंस्की की एक इमेज बनाई थी और आप एक ही दिन में उस इमेज को तोड़ देना चाहते हैं, तो उसका नतीजा ये हुआ है कि दुनिया दो हिस्सों में बंट गई है। एक बड़ा हिस्सा जो कल तक अमेरिका के साथ था, आज जेलेंस्की के साथ खड़ा है। जैसे आप देखेंगे, फ्रांस के मैक्रो ने साफ कह दिया है कि यूक्रेन पीड़ित है, रूस ने हमला किया था और हम यूक्रेन की मदद करते रहेंगे। फ्रांस एक बड़ी ताकत है यूरोप में। जर्मनी के शोल जो हैं, वहाँ के चांसलर हैं, उन्होंने कहा है कि यूक्रेन की जनता से अधिक शांति कोई नहीं चाहता, यानी हम यूक्रेन के साथ में हैं। नीदरलैंड कह रहा है पहले से ज़्यादा अब हम यूक्रेन का समर्थन करेंगे। स्पेन के पेड्रो सांचेज कह रहे हैं स्पेन आपके साथ है यूक्रेन। डोनाल्ड टस्क पोलैंड के कह रहे हैं कि डियर जेलेंस्की आप अकेले नहीं हैं। और यूरोपियन यूनियन कह रहा है, यूरोपियन कमीशन की उर्सुला वॉन डेर लेयेन कह रही हैं आपकी गरिमा यूक्रेनी लोगों की बहादुरी को सम्मान देती है। यानी पूरा यूरोप सलाम कर रहा है जेलेंस्की को। कुछ देश हैं जो यूरोप में नहीं है, वो भी इनके साथ खड़े हुए हैं, जैसे कि कनाडा। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया की एंथोनी अल्बनीज ने कहा कि यूक्रेन की संप्रभुता अंतर्राष्ट्रीय कानून के समर्थन में हम यूक्रेन के साथ हैं। न्यूजीलैंड सहित तमाम सारे देश, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, स्वीडन ने भी जेलेंस्की का समर्थन किया है। आप सोचिए, एक आदमी व्हाइट हाउस में घुस के ट्रंप के सामने सीधे सीधे बात करता है, उसके बावजूद दुनिया को उसका समर्थन मिल रहा है। हालांकि कुछ चीज़ें और भी हैं जो असर दिखा रही हैं, जैसे कि यूके के कीर स्टारमर, जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उनसे मिलने के लिए जेलेंस्की गया है। माना जाता है आइडियोलॉजिकल फादर है यूके, अमेरिका का। और स्टारमर ने कहा कि हम यूक्रेन का अटूट समर्थन करते हैं। हंगरी के विक्टर ओरबान ने कहा कि मजबूत नेता शांति का समर्थन करते हैं। ये उनका बयान। हंगरी एक देश दिख रहा है जो ट्रंप के पक्ष में दिख रहा है।
और इसके अलावा अमेरिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों जाहिर तौर पे, जॉर्जिया मेलोनी इटली वाली जो है उनका पक्ष थोड़ा सा न्यूट्रल दिख रहा है और वो कह रही है अमेरिका, यूरोप और सहयोगियों के बीच तत्काल एक शिखर वार्ता होनी चाहिए। अब आप इस पूरे फॉर्मेशन को समझें और चले जाएं 1942 के दौर में, द्वितीय विश्व युद्ध का दौर। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जिस तरह की दुनिया की खेमेबंदी थी, उस खेमेबंदी में भी यही तो हो रहा था। अमेरिका और तब का सोवियत संघ यानी रूस और जापान, ये तीनों मित्र राष्ट्र थे और एक साथ खड़े हुए थे, याद कीजिए। और यही जर्मनी, यही बाकी सब लोग इनके खिलाफ खड़े थे। और इटली का जो आज न्यूट्रल रवैया है, तब भी शुरू में इटली का न्यूट्रल रवैया था। बाद में इटली ने जर्मनी के नेतृत्व में ताकतों को ज्वाइन किया, उनके साथ हो गए। तो क्या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तृतीय विश्व युद्ध भी उसी तरह, उसी दिशा में जा रहा है? मैं कहूँगा कि ये बेहद सिंप्लीफिकेशन होगा, बचकाना होगा और इस तरह से आप चीज़ों को नहीं तय कर सकते। लेकिन फिर भी खुले आम यूक्रेन जैसे देश का, जो अमेरिका और रूस दोनों के सामने चुटकी भर का है, समर्थन करना बहुत कुछ कह रहा है। और ये बताता है कि दुनिया में अब ट्रंप अकेले पड़ते जा रहे हैं। उनका जो सनकी रवैया है वो अमेरिका के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। खुद अमेरिका के अंदर जो बाइडेन प्रशासन के लोग हैं, वो लोग भी अब ट्रंप के साथ में नहीं हैं। तो ट्रंप ने जिस तरह की फूफा उछल कूद मचाई आते ही, वो बेहद, अगर जेलेंस्की का ट्रंप से झगड़ा करना मूर्खतापूर्ण था, तो ट्रंप लगातार जो कर रहे हैं वो बेवकूफ़ी की हद है। कोई भी एक राष्ट्र प्रमुख, उससे थोड़ी संजीदगी और गंभीरता की उम्मीद की जाती है, लेकिन ट्रंप ने ऐसा नहीं किया। अब पूरी दुनिया जेलेंस्की के साथ क्यों है, ये समझना पड़ेगा। पूरी दुनिया जेलेंस्की के साथ सिर्फ इसलिए है कि जेलेंस्की जहां खड़ा है और उसने जो कुछ किया वो इसी दुनिया के लिए किया। आप सरल तरीके से समझें तो भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन हुआ, अन्ना हजारे का आंदोलन। उससे निकल के बहुत सारे नेता आए और उस आंदोलन का लाभ उठाकर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए। यानी अरविंद केजरीवाल ने उस आंदोलन का लाभ उठा के सत्ता प्राप्त की। यूक्रेन में जेलेंस्की ने भी तो यही किया था। एक आदमी जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड का नहीं था, जो एक कॉमेडियन था, हरभजन मान समझ लें, वो आया और उसने वहाँ की सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लिया और सत्ता में कायम हो गया, चुनाव जीत गया। अगर आप देखें तो उस दौर में बहुत सारे देशों में इसी तरह समान तरीके से आंदोलन चल रहे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ। और अगर डीप डिगिंग करें तो ये सारे के सारे आंदोलन जो हैं, इनके ऊपर अलग अलग जगहों पर अपने अपने देश में ये आरोप लगे कि ये आंदोलन पश्चिमी ताकतों के समर्थन से बने और उन देशों के अंदर रिजीम चेंज करने के पश्चिमी खेल का हिस्सा थे। यानी जो पश्चिम की ताकतें हैं, अमेरिका है, उसने ही इन आंदोलनों को भड़काया और अलग अलग देशों की सरकारें बदली। भारत में भी मोदी सरकार में इसी तरह के आंदोलन से आए, जेलेंस्की भी इसी तरह के आंदोलन से आए। तो एक धड़ा दुनिया का ये मानता है कि जेलेंस्की कुछ और नहीं, अमेरिका का एजेंट है। अमेरिका का एजेंट है, यहाँ तक बात आप एक बार के लिए मान सकते हैं। लेकिन क्या जेलेंस्की ने अपनी मर्जी से इन सब लोगों के साथ चला गया? नहीं। जिन ताकतों ने जेलेंस्की को एक प्रो सोवियत यूनियन या प्रो रशिया सरकार को पलट के सत्ता में बिठाया, उन्हीं ताकतों ने रूस की घेराबंदी में जेलेंस्की का इस्तेमाल किया। यानी जेलेंस्की वो आदमी था जो इनकी हसरतें पूरी करने के लिए रूस जैसी बड़ी ताकत से भिड़ रहा था। जैसे कि कोई मालदीव को या श्रीलंका को भड़काए कि तुम भारत के खिलाफ युद्ध खड़ा कर दो
और वो कर दे। क्यों हुआ ये, इसके पीछे थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा आपको। 1991 में सोवियत संघ का पतन होता है और उसके पतन होने के साथ ही जो दुनिया दो धड़ों में बंट गई थी शीत युद्ध में, एक धड़ा था नेटो का जिसमें अमेरिका और उसके यूरोप के सहयोगी देश थे, और दूसरा धड़ा था सोवियत संघ और उसके सहयोगी देशों का, और उस धड़े का नाम था वार्सा पैक्ट यानी वार्सा संधि। एक समझौता हुआ और उसके बाद में सोवियत संघ को यह समझाया गया कि भाई दुनिया में अब शीत युद्ध तो रहा नहीं, दो पार्टियां रही नहीं, ना अब कोई अमेरिका के नाटो की ज़रूरत है ना वार्सा संधि की ज़रूरत है। तो वार्सा संधि के जो देश थे मेंबर, उन्होंने उस अपने पैक्ट को धीरे धीरे करके ख़त्म कर दिया। यानी वो एक जो गुट था नेटो का प्रतिद्वंदी गुट, जो सोवियत संघ के दोस्तों का गुट था, जिसमें पूर्वी जर्मनी रहा होगा, जिसमें चेकोस्लोवाकिया रहा होगा, चाइना भी रहा होगा, जो भी रहा होगा, उसको पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया। और नेटो फिर भी ख़त्म नहीं हुआ, जबकि नेटो का मकसद था कि सोवियत संघ और उसके सहयोगियों से दुनिया को जो खतरा है उससे मिलजुल कर आपस में दोस्ती करके लड़ना। लेकिन अमेरिका ने नेटो को खत्म नहीं किया। 91 में वो नेटो के विस्तार में जुट गया। 2008 में अमेरिका ने कहा कि जॉर्जिया नेटो में शामिल हो जाएगा, यूक्रेन नेटो में शामिल हो जाएगा। इसके अलावा अलग अलग देश एक के बाद एक रूस के खिलाफ नेटो में शामिल होते चले गए। नेटो ने क्या किया कि जो सोवियत संघ से अलग हुए देश थे उनको भी अपना हिस्सा बना लिया, यानी उनका घर तोड़ के उनके लोगों को अपने साथ मिला लिया। पोलैंड, चेक रिपब्लिक, बल्गारिया, ऐसे देश रूस के से जो अलग हुए थे उनको इन्होंने अपने साथ मिला लिया। यानी धीरे धीरे करके 2020 तक 91 से नेटो ने बहुत सारे देशों को अपने खिलाफ साथ शामिल कर लिया। अभी समस्या ये हुई कि यूरोप में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के साथ साथ अब उसने क्या किया कि इसके आसपास के जो देश थे रूस के, उनको भी अपने में मिलाना शुरू कर दिया। यानी अगर देखा जाए तो एक बड़ी ताकत नेटो का, आपको पता ही होगा कि जो उसकी धारा 5 है, उसके मुताबिक अगर एक देश पर हमला होता है तो सभी नेटो देशों पर हमला माना जाता है। यानी उसके बगल के किसी एक देश पर अगर रूस कोई बम गिराता है तो उसका जवाब अमेरिका, जर्मनी से लेकर फ्रांस से लेकर सारे देश देंगे जो नेटो के मेंबर हैं। तो ऐसे खतरनाक संगठन का सदस्य पड़ोसियों को बनाना शुरू कर दिया। अभी तक तो नेटो दूर था, यूरोप में था, अब पता चला उसके बगल वाले घर में, इसके घर में। अब आप मुझे बताओ कि मैं अगर इस घर में रहता हूँ, मेरे बगल वाले घर में मेरा पड़ोसी वो जो है वो किसी गुंडे से दोस्ती कर ले, यहाँ के हैकर से, और मुझे हमेशा ये लगा रहे कि कल के दिन ये कूद के आ जाएगा मेरे घर में और मेरे घर पे कब्जा ना कर ले या मेरे लिए सरदर्द, फिर इधर वाला पड़ोसी भी कर ले, तो वो जो गुंडा है जब वो एक के बाद एक अगल बगल में मेरे बढ़ता जाएगा तो मैं क्या करूँगा? मैं एक दिन पड़ोसी को पकड़ के कूट दूंगा। तो यूक्रेन के साथ में क्या हुआ कि यूक्रेन भी नेटो की मेंबरशिप लेने की तरफ बढ़ रहा था, और यूक्रेन में कि अगर नेटो की मेंबरशिप लेता तो सबसे बड़ा खतरा ये था कि जो पश्चिमी सीमा है सोवियत संघ की या कहें रूस की, वहाँ पर रूस के सिर पे यूक्रेन के तौर पे बड़ा खतरा खड़ा हो जाता। परमाणु शक्ति संपन्न है यूक्रेन, भले ही उसने हथियार विड्रॉ कर लिए, भले उसको हथियार मिले थे सोवियत संघ बनाता। तो इस पूरी की पूरी सिचुएशन को खड़ा किसने किया? इस पूरी सिचुएशन को खड़ा किया अमेरिका और उसके पिट्ठू देशों ने, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के देशों ने, कनाडा जैसे दोस्त उसके साथ में। यानी सब ने मिलके रूस के खिलाफ यूक्रेन को खड़ा किया, उसको हथियार दिए, उसको भाड़े के सैनिक दिए और कहा कि तू रूस को परेशान कर। अब आप सोचिए, इसके बदले बाद में रूस ने यह किया कि भैया मेरे घर के बगल में, जैसे मैंने कहा पड़ोसी को कूट देंगे, तो उसने यूक्रेन पे हमला कर दिया। अब तब से हमला हो रहा है, तुम उसको हथियार दिए जा रहे हो, और जेलेंस्की को पूरा उसके देश में तमाम तबाही मचवा दी, तमाम शहर उसके तबाह हो गए, पता नहीं कितने लोग मर गए, कितने लोग पलायन करके चले गए। और अब आप कह रहे हो कि भैया तुम युद्ध बंद करो,
तुम्हारी जिस जमीन पे कब्जा कर लिया है रूस ने, उसको भी वो खाली नहीं करेगा, और तुम अपने देश के खनिज भी आधे मुझे दे दो। अजब गुंडागर्दी है। कल जब ट्रंप उसको कह रहा था कि मैं, अगर हम नहीं होते तो आप हफ्ते भर भी युद्ध नहीं लड़ पाते, इसका उत्तर जेलेंस्की दे नहीं सकता था, अगर अमेरिका नहीं होता तो युद्ध ही नहीं होता। युद्ध हुआ ही इसलिए कि आपने जेलेंस्की को खड़ा किया, जेलेंस्की को हथियार दिए, उसका नेटो की मेंबरशिप वाला एक तनाव रूस के सर पे खड़ा किया, और परिस्थितियां बिगड़ती चली गईं। और यूक्रेन अकेला देश नहीं है जो नेटो की दोस्ती के कारण बर्बाद हुआ हो। 1999 में यूगोस्लाविया पर भी बमबारी हुई। 2011 में लीबिया में भी नाटो का हस्तक्षेप हुआ, और इसी तरह अलग अलग मौक़ों पर नाटो के कारण भी बहुत सारे देश बर्बाद हुए। तो यूरोप के जो देश अभी तक अमेरिका के साथ मिलकर नाटो मेंबर होने के कारण दुनिया भर के अस्त्र शस्त्र, पैसा और सैनिक दे रहे थे यूक्रेन को, वो ये कह रहे हैं कि भाई तू कैसे छोड़ के जा सकता है, तेरी वजह से तो हम दे रहे थे। इसी अमेरिका के कारण जर्मनी के अंदर जनता का आंदोलन हुआ। तेल नहीं था, पेट्रोल पंपों पे बोर्ड लगे होते थे कि तेल नहीं मिलेगा। जनता ने आंदोलन किए कि नाटो छोड़ो। फ्रांस में आंदोलन हुए, नाटो छोड़ो। यानी इन देशों की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई, ये देश बुरी हालत में पहुंच गए। ये सबसे समृद्ध देश होते थे यूरोप के, और अब जब इस लड़ाई में उन्होंने इतनी तबाही से सही, तुमने सैंक्शन लगा दिए रूस से, उस सैंक्शन लगाने के कारण भी यूरोप बर्बाद हुआ। जर्मनी को गैस ही नहीं मिल पा रही थी, गैसप्रॉम पे प्रतिबंध लगा दिया था, और वो नॉर्ड स्ट्रीम जो दो पाइपलाइन है उनसे ईंधन नहीं आ पा रहा था। सर्दी में सिकुड़ सिकुड़ के लोग मरे हैं जर्मनी में। तो उन्होंने इतनी ज़्यादा जब अमेरिका के लिए मुसीबत मोल ली और वो यूक्रेन के साथ खड़े हुए, आज तुम उस यूक्रेन को छोड़ के भाग जा रहे हो। मैंने आपको बताया था कि जो पूरी परिस्थिति है वो ये बता रही है कि किस तरह से यूक्रेन जो है ट्रंप जो है वो जैसे कि रूस का पिट्ठू हो, उस तरह व्यवहार कर रहा है। तो अब ये जो सिचुएशन बन रही है, इस सिचुएशन में दुनिया कितने ध्रुवों में बट रही है। आप सोचिए, यूक्रेन के साथ में खड़े हो रहे हैं यूरोपियन देश, और रूस के साथ आ गया इजराइल। इजराइल ट्रंप को इस बात के लिए मना रहा है कि भैया ये जो अभी सीरिया है जो तबाह हुआ है, इसकी सरकार करिए, वहां पर रूस का सैनिक अड्डा बन जाने दो। क्यों बन जाने दो? क्योंकि रूस कुर्दों को किसी तरह से मैनेज करेगा और टर्की को संभालेगा। तो टर्की को कंट्रोल करने के लिए उसको रूस चाहिए। तो ये पूरा एक इक्वेशन बनना शुरू हो गया, रूस, अमेरिका, इजराइल और दूसरे देश, चूंकि चाइना वो तो है ही रूस के साथ में, उत्तर कोरिया रूस के साथ में है ही। तो ये दुनिया के खतरनाक लोगों ने दोस्ती करनी शुरू कर दी, और इनकी तरफ से जो मर रहे थे, जिन्होंने अपने अपने देश बर्बाद कर दिया, उनको एक तरफ खड़ा छोड़ दिया। इसीलिए कनाडा उनके साथ में खड़ा हुआ है। तो ये जो सिचुएशन है ये कहाँ जा रही है, इसको अगर आप और थोड़ा सा समझें, अमेरिका के अंदर जो मैंने आपको बताया था, जो बड़ी ताकतें हैं, जिसको कोई इल्यूमिनाटी कहता है, कोई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहता है, यानी जो बड़ी ताकतें अभी तक अमेरिका पर नियंत्रण रखती थी, और जिन बड़ी ताकतों के हाथ से अमेरिका निकल गया सिर्फ इस ट्रंप के कारण। ट्रंप क्या, उसके ऊपर जो लोग थे, पीटर टील वगैरह, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, वो लोग भी कहीं ना कहीं यूरोप के और दूसरे देशों को समर्थन दे रहे हैं, अंदर ही अंदर उनको भड़का रहे हैं। आप ये भी कह सकते हो कि इस ट्रंप के बच्चे को सुधारना है। तो एक ऐसी फॉर्मेशन बनी है जो हमको, जहां से हमने शुरू किया था दूसरे विश्व युद्ध के बाद, अब तीसरे विश्व युद्ध के पास भी ले जा सकती है। क्योंकि अगर ट्रंप नहीं सुधरे, ट्रंप नहीं झुके, अगर कल के दिन जेलेंस्की पर हमला हुआ, तो अभी तक तो अमेरिका वहाँ पर नियम डिक्टेट कर रहा था, ये विमान नहीं देंगे, जेलेंस्की को रूस के अंदर हमला नहीं करना है, 50 तरह से उसको जकड़ा हुआ था। जब अमेरिका रूस के साथ खड़ा हो जाएगा
तो बाकी यूरोप के देश खुलकर खेलेंगे। यानी रूस के ऊपर जेलेंस्की का हमला तगड़ा हो जाएगा, और जब जेलेंस्की का हमला तगड़ा होगा तो अमेरिका भी रूस की मदद करेगा। ये कहानी लंबी खिंचती हुई दिख रही है, और जिस तीसरे विश्व युद्ध को बचाने के लिए ट्रंप ये सब करने का दावा कर रहे हैं, जेलेंस्की के साथ दुर्व्यवहार करके और यूक्रेन को कुचल के, उन्होंने वही तीसरे विश्व युद्ध के हालात खड़े कर दिए। आप कहेंगे कि मैं अक्सर जब भी मैंने कहा तो मैंने यही कहा कि अमेरिका के फोर्सेस ने जेलेंस्की को खड़ा किया है, और ये अच्छा है जेलेंस्की के ऊपर, क्योंकि पुतिन बढ़िया मुकाबला कर रहा है, उसकी रक्षा खतरे में थी। लेकिन अब जो सिचुएशन बन रही है, उस सिचुएशन में जेलेंस्की कुछ गलत नहीं मांग रहा है ट्रंप से। वो कह रहा है भाई तुम कह रहे हो कि मैं चुपचाप बैठ जाऊं, कल से हथियार चलाना बंद कर दूं और रूस भी मेरे ऊपर हथियार चलाना बंद कर दे, आप ये कह रहे हो, तो मेरा जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? जिस आदमी ने हमला किया था, जिसने पहले हमला किया, उससे करवा भरपाई, ये तो युद्ध का नियम है। दूसरी बात वो ये कह रहा है कि भाई मेरे इलाके तो वापस दिला दो, उसके बारे में भी कुछ नहीं कह रहे हैं। और तीसरी बात, उसको ये भी भरोसा नहीं दिला रहे, जो आदमी तुम्हारे भरोसे लड़ गया उसको ये भी भरोसा नहीं दिला रहे हैं कि रूस कल के दिन फिर से हमला नहीं करेगा। यही तो वो गारंटी मांग रहा है, लेकिन ये भी देने को तैयार नहीं है। तो सिचुएशन इतनी खतरनाक है कि ये अगर बढ़ गई तो फिर से वही पुराना फॉर्मेशन द्वितीय विश्व युद्ध वाला तैयार हो गया है। आधे देश इधर हो गए, आधे उधर हो गए, आधे उधर हो गए। तो अभी किस चीज़ की ज़रूरत है? डिप्लोमेसी की ज़रूरत है। और डिप्लोमेसी आज के ज़माने में ये मूर्ख लोग जानते ही नहीं है जो बड़े बड़े देश चला रहे हैं। मैं बड़ी बात कह रहा हूँ, लेकिन कोई इस तरह खुलेआम बैठ के गाली गलौज करता है, कोई खुलेआम बैठ के किसी को कहता है कि तुम्हारी हैसियत क्या है, कोई खुलेआम कहता है कि हम तो अकेले लड़ रहे थे, अकेले लड़ेंगे, कोई कुछ बयान दे रहा है, कोई कुछ। ये तरीका है। आप बातचीत अकेले में कर लेते भाई, लड़ लेते वहाँ कमरे के अंदर। मैंने आपको कई बार कहा, डिप्लोमेसी में जब बाहर निकल के आते हैं दोनों पक्ष, तो एक ही बयान होता है, विन विन सिचुएशन। दोनों पक्ष ऐसा बताने की कोशिश करते हैं कि उनके पक्ष में फैसला हुआ है, बाकी अंदर जो भी हुआ हो। लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा है। तो सिचुएशन थोड़ी सी नाजुक है, भारत के लिए भी नाजुक है, क्योंकि भारत को समझ नहीं आएगा कि वो क्या। अभी तो मोदी जी सबको बोतल में उतार आते थे, अरे भाई आपका हौडी ट्रम्प करा दूंगा, चिंता मत करो, आपको पार्टी दे दूंगा, वगैरह वगैरह। वहाँ जाके कुछ करा है, वहाँ जाके कुछ करा है। अभी ये कि अब आपको चुनना पड़ेगा, या तो तू मेरी साइड या उनकी साइड। सिचुएशन यही बनेगी। तो धर्म संकट में भारत फंस गया है। पहले ही भारत की स्थिति खराब है, मतलब भारत की स्थिति खराब तो क्या दूसरी वजहों से है, लेकिन ट्रंप जो है वो भारत को नखरे दिखा रहा है कि ये लूटता है, भारत ये करता है, वो करता है, हमारे को एक्सप्लॉइट कर रहा है, ये सब बातें कर रहा है वो। मोदी जा जाके उसको मना रहे हैं, अपॉइंटमेंट ले लेके मिल के आए। और दूसरी तरफ जेलेंस्की को वो बाहर जाके नहीं मिल रहे हैं, इनके लिए अपने सहयोगी और स्टाफ को भेज देते हैं। तो वो पूरी सिचुएशन के बीच में अब ये समझना पड़ेगा कि भाई बोल्ड स्टेप लो, किसी से दबने डरने की ज़रूरत नहीं है, और बिला वजह आधी रोटी पे दाल लेने की ज़रूरत नहीं है, बीच बीच में कूद पड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आने वाला समय बहुत क्रूशियल है, और उसके प्रभाव व्यापक अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव होंगे। अगर देशों ने आपस में संधियां करके आपस में व्यापार को सुदृढ़ नहीं किया, तो अमेरिका सबको मंदी में धकेल देगा, खुद भी मंदी में जाएगा, और युद्ध हो गया तो तबाही में सब कुछ जाएगा। नमस्कार, जय हिंद।